बहुत से नुकात हैं जिसमें नजर आ रहा है साफ कि ईरान के नुक्ता नजर को तस्लीम किया गया है। हुर्मुज में फ्री शिपिंग शुरू हो जाएगी। इस जंग में अमेरिका को नहीं जाना चाहिए था। नेतन्याहू ने जंग को यूज किया अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, बेबुनियाद किस्म की एक एग्रेशन और जंग स्टार्ट की। ये जो तमाम तर सूरत हाल है, इसमें अब देख रहे हैं कि जनाब जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं, जो नकात हैं वो डिस्कस होने हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है वो दोनों फरीकैन ने एग्री भी करना है स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में भी। तो क्या आपको अब सूरत हाल जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है और किस तरह से ये मुआहदा जो है अब आगे बढ़ेगा? जी, आप सबसे पहले तो देखिए इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी अमेरिका और इजराइल की जानिब से, और अब आज 4 महीने तकरीबन पूरे हो रहे हैं। और एक इस जंग को रुकवाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एक प्रिंसिपल्स पे एग्रीमेंट है, उस पे पहुंचने में भी कितनी मुश्किलात नेगोशिएशंस में हुई हैं, कितनी डिफिकल्टीज हुई हैं, कितने मराइल हुए हैं। और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के मैं किरदार की तारीफ़ करना चाहूँगा, दुनिया कर रही है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इन मुश्किल हालात में फैसिलिटेशन और मीडिएशन का रोल प्ले किया है, वो काबिल तहसीन है। लेकिन अब ये जो एग्रीमेंट MOU जो साइन हो गया है, इसमें बहुत से नुकात हैं जिसमें नज़र आ रहा है साफ कि ईरान की नुक्ता नज़र को मजबूती मिली है। ईरान के नुक्ता नज़र को बहुत तरह से तस्लीम किया गया है और ईरान को एक वाज़ेह एज नज़र आ रहा है इसमें। और उसकी वजह ये है कि US के लिए या ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इस स्टेज पर इस जंग को बंद करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि वो उनको अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल मामलात यानी मिड टर्म इलेक्शन जो है उसको डील करना है। तो अब जो है इस वक्त जो आपका सवाल है, अगला मरहला जो है वो जो 60 दिन का पीरियड है, जिसमें जिनेवा में भी नेगोशिएशंस होंगी, जिसमें वियना में भी नेगोशिएशंस होंगी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रेटेजिक मामलात पे भी जो नुकात हैं, इन पे किस तरह इन स्पेसिफिकली हर नुक्ते पे एग्रीमेंट होता है। हुर्मुज का क्या फॉर्मूला निकलता है। हुर्मुज में फ्री शिपिंग शुरू हो जाएगी, उम्मीद है, क्योंकि उसके बगैर एक इंटरनेशनल इकोनॉमी को काफी झटके लगेंगे। लेकिन साथ ही न्यूक्लियर इश्यूज जो हैं वो वियना में IAEA के पैराए में बहुत अरसे से डील हो रहे हैं, वो डील होंगे। ईरान की सैंक्शंस का मामला है जो इसमें उठाया गया है। उसमें कहा गया है कि सैंक्शंस उठाने का माहौल पैदा किया जाएगा। सैंक्शंस हटाने का माहौल भी 79 ईयर्स हो गए हैं जब से 1979 से, जब से ईरान अंडर सैंक्शंस है, और सैंक्शंस उस पर बदतदरीज बढ़ती गई हैं। तो उनको कम किस तरह किया जाएगा। ईरान के गल्फ कंट्रीज के साथ मामलात हैं, उनकी क्या रिलेशनशिप होगी। इस जंग में ईरान ने उनको भी टारगेट किया अपने हक़ दिफा को इस्तेमाल करते हुए। मेरा ख्याल है जो खित्ते की पूरी पॉलिटिक्स, एक पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है। अमेरिकन फोर्सेस कुछ बैक सीट लेंगी, पीछे हटेंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते भी हैं कि अमेरिका इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से थोड़ा सा पीछे हटे, लेकिन फिर उसमें सऊदी अरब को, दीगर गल्फ ममालिक को किस तरह की प्रोटेक्शन हासिल होगी। पाकिस्तान के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया है। पाकिस्तान अब दूसरे ममालिक, तुर्की है, इजिप्ट है, इनके साथ भी सिफारतकारी में शामिल है। UAE ने एक जरा डिफरेंट किस्म का स्टैंस लिया है। तो UAE के साथ किस तरह से, अब UAE और ईरान की मुफाहमत भी कुछ थोड़ी सी बातचीत उनकी एक दो दफा हुई है। तो ये मामला इंतहाई पेचीदा हैं। मंसूर साहब, अगर हम देखें तो जिस तरह से बात हो भी रही है, प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं, अमेरिका की सीरियसनेस की बात हो रही है। मतलब इससे ज्यादा सीरियसनेस क्या हो कि डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में हम देख रहे हैं कि इतनी लचक आ चुकी है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब और कतर जो है वो मिसाइल रख सकते हैं, तो फिर ईरान को भी एक मुतनासिब हद तक जो है वो इजाज़त होनी चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल रखने की। यानी ट्रंप के लबो लहजे में हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है फ्लेक्सिबिलिटी तो आई है ईरान के मामले में। ये देखें, जो अमेरिका में सीरियस एनालिस्ट हैं, अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से लोग हैं, अमेरिका में फौज के बहुत से लोग हैं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत से लोग हैं, और मागा के बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि इस जंग में अमेरिका को नहीं जाना चाहिए था। अमेरिका को इस जंग में घसीट लिया गया है। और जो नेतन्याहू के कहने पे जब 28 फरवरी को जंग शुरू हुई, तो अमेरिका ने ईरान से मुतालबात किए कि उनके ईरान के अंदर तब्दीली आए लीडरशिप की। ईरान जो है वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो उसका हक़ दिफा है, उसको सरेंडर कर दे। ईरान न्यूक्लियर इशू पे जीरो एनरिचमेंट पे अनकंडीशनली एग्री हो जाए।
ये इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह होता नहीं। स्टेट्स जो हैं अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। तो अब जब 4 महीने की ये नेगोशिएशन प्रोसेस हुआ है, इसमें इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है कि एक बहुत बड़ी नशिस्त भी हुई जब जेडी वैंस यहाँ आए थे, और इसके अलावा भी पाकिस्तान इसको मुसलसल फैसिलिटेट कराता रहा, दीगर ममालिक कतर वगैरह भी फैसिलिटेट कराते रहे। तो इस सारे प्रोसेस का नतीजा ये हुआ है कि एक रियलिटी चेक, अमेरिका एक सुपर पावर है, यूनाइटेड स्टेट्स अनडाउटेडली एक सुपर पावर है, लेकिन उनको भी एक रियलिटी चेक मिला है कि क्या चीजें पॉसिबल हैं और क्या चीजें पॉसिबल नहीं हैं। और कुछ ईरान के जो राइट्स हैं उनको तो तस्लीम करना एक इंटरनेशनल लॉ के तहत बहुत जरूरी है, जिसमें उनका दिफा का हक है, तो वो मिसाइल्स बना सकते हैं। कल भी उन्होंने कहा है जेडी वैंस ने भी कि ईरान जिस खत्ते के दीगर ममालिक मिसाइल बना सकते हैं, ईरान भी कर सकता है। सिर्फ उनका कंसर्न ये है कि वो तमाम दुनिया को हिट करने की इस्तात ना रखते हों, सलाहियत ना रखते हों। ये अमेरिका का बुनियादी नुक्ता रहा है मिसाइल के मामले में तमाम ममालिक से, कि किसी तरह भी अमेरिका हिट होने से बचा रहे। तो अमेरिका जो दूसरे ममालिक के मिसाइल्स हैं उनकी रेंज, यानी मंसूर साहब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि जनाब ईरान जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को जितनी मर्जी जिद्दत दे दे, लेकिन इतनी भी उसको जिद्दत नहीं देनी कि वो मिसाइल जो अमेरिका पहुंच सके या फिर बड़ी आसानी से इसराइल पहुंच सके। हालांकि इसराइल तो पहुंचे हैं, हमने देखा जिद्दत और रेंज, नंबर, जिद्दत, नंबर और रेंज। तो जहां तक जितना भी कैप्स वो एक आम इंटरनेशनल रिलेशंस के मैयर्स के जरिए, फॉरेन पॉलिसी मैयर्स के जरिए, इस एग्रीमेंट के जरिए ईरान पे लगा सकेंगे, उसका तरीका ये होगा कि ईरान को इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दिए जाएं, ताकि ईरान जो है वो उस पे से सैंक्शंस हटे, उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दिए जाएं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनके एसेट्स को रिलीज करने के कुछ सहूलतें निकाली जाए, जिससे ईरान की तवज्जो फिर ज्यादा इन मिसाइल की तरफ रहेगी नहीं, उनकी जरूरत भी शायद ईरान को फिर ना रहे। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि सबसे बड़ा स्पॉइलर अभी भी इजराइल और लेबनान का फ्रंट है, उसको वॉच करना पड़ेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से अमेरिका को दोबारा जंग के अंदर झोंका जाए, जिस तरह इराक वॉर के अंदर लेके गए थे। नेतन्याहू ये कहते हैं कि अमेरिका ईरान मुआहदे के बावजूद जो अपनी फौज है वो लबनान से नहीं निकालेगा। ईरान जो है वो रेड लाइन करार दे चुका है और कहा है कि जनाब इस मुआहदे के अंदर लबनान भी शामिल है, वहां से भी आपको अपनी कार्रवाइयां जो है वो रोकनी होगी। तो अब अमेरिका पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आगे बढ़कर इसराइल का हाथ रोके, अपनी कठपुतली का हाथ रोके, ताकि जो अमन मुआहदा है वो परवान चढ़ सके। देखिए नेतन्याहू अगर आप देखें गुज़िश्ता 3 साल से 2023 में जब ये हमास के साथ इनका अटैक शुरू हुआ था और फिर गाजा के ऊपर बहुत ज्यादा जेनोसाइड की गई इजराइल की तरफ से, तो नेतन्याहू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मुश्किलात का शिकार थे। उनके करप्शन के मुकदमात भी हैं, वो उनका टेन्योर भी एंड की तरफ था और इलेक्शंस ड्यू थे और उनके मुखालिफ बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे उनके खिलाफ। लेकिन नेतन्याहू ने जंग को यूज किया अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, और उनके इर्द गिर्द फिर एक एक्सट्रीमिस्ट जो मिनिस्टर्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट तबके हैं इजराइल की पॉलिटिक्स के, वो इकट्ठे हो गए और उनका जो उन्होंने ग्रेटर इजराइल के हदफ को इजराइल में सेल करने की कोशिश की। लेकिन अब जो है जो अमेरिका, ईरान और अमेरिका मशरिक़ वस्ता में जो डायनामिक्स इमर्ज कर रहे हैं, इसमें इजराइल काफी आइसोलेट ऑलरेडी हो चुका है। और हमने देखा है गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते में भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से बहुत सख्त पैगामात इजराइल को दिए गए हैं, बहुत सख्त फोन कॉल्स भी प्रेसिडेंट ट्रंप की इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ हुई हैं। और अब अमेरिका, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन है उनके लिए, चैलेंजिंग सिचुएशन है कि वो वहां पे मेजॉरिटी लूज नहीं करना चाहते हाउसेस में, तो उनके लिए बहुत जरूरी होगा कि इजराइल किसी तरह से भी आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो सके। अमेरिका के जो जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं दुनिया में, उनको ना नुकसान पहुंचा सके। तो वो मेरा ख्याल है कि हर हद तक कोशिश करेंगे। बिल्कुल अमेरिका, अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल हर हद तक कोशिश करेंगे। यहाँ स्पॉइलर की बात हो रही है और आइसोलेशन की बात हो रही है, तो देखें तो दो ममालिक जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुके हैं। जितना भी दंदना रहे थे वो आइसोलेट का शिकार ही हुए। चाहे हम मार्का हक में देखें तो इंडिया एक तरफ से आइसोलेट हो चुका है। इस सारी ईरान अमेरिका की जंग में देखें तो इसराइल बहुत ज्यादा आइसोलेट हो चुका है। तो
ये जंग के बाद हमने ये सूरत हाल देखी है कि ये समझ आ चुका है कि कौन सा मुल्क कहाँ स्टैंड कर है, कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना कमज़ोर है, और जिसके भी नापाक अज़ाइम है वो खाक में मिले। तो आपको लगता है कि ये जो दो अब आइसोलेट ममालिक हैं ये कोई गठजोड़ बना सकते हैं? जी, आप मेरे से पूछ रही हैं? जी जी मंसूर साहब आपसे। जी जी जी, वो बिल्कुल। ये देखें, हमने देखा कि 2025 में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद किस्म की एक एग्रेशन और जंग स्टार्ट की और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। उसमें इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से मिला, ना सिर्फ मिलिटरीली बल्कि उसके बाद डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान ने उनको ये बावर करा दिया दुनिया को कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, और इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया गया था। इसी तरह मिडिल ईस्ट में और दुनिया की पॉलिटिक्स में आपने देखा इजराइल काफी ज्यादा आइसोलेट हुआ है, और जहां हम देख रहे हैं कि मशरिक वस्ता में चेंजिंग डायनामिक्स आ रहे हैं, वहीं हम ये देख रहे हैं जो कुव्वतें स्पॉइलर का रोल अदा कर रही हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, बहुत ज्यादा करीब हो चुकी हैं। इनफैक्ट जब इजराइल ने ये अटैक, इजराइल और यूएस की तरफ से अटैक्स हुए थे तो मोदी उस वक्त इजराइल का ही दौरा कर रहे थे। तो डायनामिक्स जो ऑप्टिक्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। अब मोदी जो है, इंडिया जो है वो इजराइल के साथ और कुछ मशरिक वस्ता के ममालिक के साथ और यूएस के साथ इस किस्म के अलायंस को बनाने की कोशिशों में है, और कुछ सालों से वो नजर आ रहा है, जिसे हम U2I2 या I2U2 भी कहते हैं, कि वो जो है जिसमें कि इस जो इमर्जिंग मशरिक वस्ता की डायनामिक्स है उसमें वो एक चैलेंजर का रोल अदा कर सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो दुनिया की पॉलिटिक्स है वो बहुत चेंज हो रही है, और इस वक्त ममालिक जो हैं, ज्यादातर कसीर तादाद में जो ममालिक हैं वो जंग नहीं चाहते, वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की तरफ चाहते हैं। ममालिक चाहते हैं कि बहरी रास्ते खुले रहें, ना पाबंदियां खत्म हो, सैंक्शंस जो हैं वो चैलेंज हो रही हैं जगह जगह। तो वो मेरा ख्याल है कि दुनिया के लोगों का जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उनका जो नुक्ता नजर है उसके खिलाफ जाती हैं। इंडिया को मैं तो ये कहूँगा कि इस रीजन में भी पाकिस्तान के साथ एक डायलॉग पे आना चाहिए और रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे खित्ते में जो इक्तिसादी मुश्किलात हैं वो रीजनल कनेक्टिविटी के जरिए ही हल हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मंसूर साहब, आपने हल भी बता दिया, लेकिन इंडिया इस तरफ आना नहीं चाह रहा, बल्कि वो तो इस अमन मुआहदे में जो पाकिस्तान का किरदार है मीडिएटर का, उस पर भी उंगलियां उठाता रहा। जयशंकर ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, फिर पूरी दुनिया ने उसको जवाब दिया, वो सबके सामने है।